बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हमारे पास जो लेक्चर है उसका जिक्र आपकी बुक ने डायरेक्टली बहुत कम किया, लेकिन बहुत से न्यूमेरिकल्स, बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस और बहुत सी साइड इंफॉर्मेशन में उन चीज़ों का जिक्र मौजूद है। तो इस वजह से आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसमें जिक्र करेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है वो है हमारे पास सेंटर ऑफ मास। स्टूडेंट्स, ये चीजें आपसे डायरेक्ट पूछी नहीं जाएंगी एग्जाम के अंदर, लेकिन याद रखिएगा बहुत से कॉन्सेप्ट्स इससे एसोसिएटेड हैं, इनसे जुड़े हुए हैं। अगर आप ये चीजें सही तरह से अंडरस्टैंड करेंगे फिर ही आप इस चैप्टर को प्रॉपरली, खास तौर पर जो इक्विलिब्रियम का टॉपिक है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। नाउ स्टूडेंट, सेंटर ऑफ मास क्या है? याद रखिएगा, एक आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बोलूं तो सेंटर ऑफ मास क्या है? बेसिकली एवरेज पोजीशन ऑफ ऑल masses। किसी भी बॉडी के ऊपर जितना भी मास है उस सारे मास का एवरेज लोकेशन जो बन रही है, एवरेज पोजीशन जो बन रही है, उसे हम बोलते हैं कि ये उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। मिसाल देते हैं, जरा देखते हैं इसको स्टूडेंट्स। जस्ट इमेजिन करें मेरे पास ये एक रॉड है जिससे दो बराबर के मास अटैच है। अब इस सूरत में अगर आप ये वाला पॉइंट देखें जो उसके बिल्कुल मिड में है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पर जितना मास है राइट साइड पर भी उतना ही मास है। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये दोनों मैसेज का एवरेज लोकेशन बन रहा है, यानी कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास है। नाउ स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें ये डायग्राम। इस स्क्वायर में अगर आप देखें सेंटर ऑफ मास कहां बनेगा, तो जरा इस बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट को देखिए। इस सेंटर वाले पॉइंट के अगर आप एक कॉर्नर पर देखें तो दूसरे कॉर्नर पर देखें, तीसरे कॉर्नर पर, चौथे कॉर्नर पर, सब कॉर्नर्स पर एक जैसा मास है, तो हम कहेंगे ये सेंटर ऑफ मास है इस स्क्वायर का। नाउ स्टूडेंट, जस्ट इमेजिन करें मेरे पास एक सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इस सर्कल का सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि अगर आप इस सेंटर से देखें तो इस सेंटर पर जितना ऊपर मास है उतना ही नीचे है, जितना लेफ्ट पर है उतना ही राइट पर है, जितना एक कॉर्नर पर है उतना ही दूसरे कॉर्नर पर है। यानी कि हम कहेंगे कि हमारे पास ये सारे मैसेज का एवरेज पॉइंट बन रहा है। और स्टूडेंट्स, जरा इस रिंग को देखिए। ये जो रिंग है हमारे पास, इस रिंग का सेंटर जो है वो इसका सेंटर ऑफ मास है। आप गौर से अगर देखें तो इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर कोई मास ही नहीं है। इसका मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई कि सेंटर ऑफ मास उस जगह पर भी हो सकता है जहां पर मास इटसेल्फ ना हो, लेकिन इसका फायदा क्या होगा वो हम जरा देखेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास का वर्ड क्योंकि बार बार यूज होगा तो मैं इसको लिख देता हूं COM, यानी कि सेंटर ऑफ मास। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास जितनी भी डायग्राम्स थी, आपने देखा था वो कोई ना कोई प्रॉपर शेप थी, जैसे सर्कल, जैसे स्क्वायर, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल शेप्स का सेंटर ऑफ मास निकाला। लेकिन अगर हमारे पास एक शेप कुछ इस तरह से हो, नाउ जस्ट इमेजिन करें, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर एक मास छोटा और एक मास बड़ा है। हालांकि रॉड का सेंटर ये बनता है, लेकिन क्या ये सेंटर ऑफ मास है? हरगिज नहीं स्टूडेंट्स, बल्कि यहां पर जो सेंटर ऑफ मास है यानी मैसेज का एवरेज देखो पोजीशन, तो वो हमारे पास बड़े मास की तरफ होगा। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास एक तरफ ज्यादा मास हो, दूसरी तरफ थोड़ा मास हो, तो आपका सेंटर ऑफ मास कहां हो जाएगा? जो पॉइंट ज्यादा मैसिव होगा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट बात सेंटर ऑफ मास के बारे में, कि सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड टुवर्ड्स मैसिव बॉडी। जितनी मैसिव बॉडी होगी सेंटर ऑफ मास उसके गिर्द होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास की दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी जरा देखिएगा। ये सारी बातें जुबान में याद रख लें तो भी आपके लिए इनफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। सेंटर ऑफ मास की पहली प्रॉपर्टी क्या है?
ये देखिए मेरे पास ये एक रॉड है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है जो बिल्कुल सेंटर में है। अगर मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगाऊं तो स्टूडेंट ये पूरा का पूरा रॉड एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। इसे बोलते हैं कौन सी मोशन करेगा? लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। नाउ स्टूडेंट जस्ट इमेजिन करें यही रॉड है, लेकिन अब एक तरफ मास ज्यादा एक तरफ कम है। अगर मैं इसके सेंटर पर जो फोर्स लगाऊंगा वो सेंटर ऑफ मास पर नहीं लग रही, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अब शिफ्ट हो गया है किसकी तरफ? ज्यादा मैसिव बॉडी की तरफ। अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊं मिड में, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे अब ये बॉडी पूरी की पूरी आगे जाने की बजाय क्या करेगी? टर्न कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी एक पॉइंट के गिर्द। इसका मतलब अब यहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं क्योंकि आप सेंटर ऑफ मास पर फोर्स नहीं लगा रहे, इस वजह से बॉडी में रोटेशन पैदा हो रही है। अगर मैं अब सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाऊं तो फिर हमारे पास सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगेगी तो पूरी की पूरी बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब हम फोर्स लगाएं, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, कहां पर लगाएं जी? एट सेंटर ऑफ मास। जब हम सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाएं तो बॉडी कैसे मूव करेगी? द बॉडी will move in a straight path without rotation. रोटेट नहीं करेगी वो। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास की? दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेंटर ऑफ मास की कि अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास देखूं तो वो इसी सर्कल का सेंटर बन रहा है। नाउ स्टूडेंट्स आप यहां पर इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करें। जब आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे सारे पॉइंट्स रोटेट करेंगे इसके ऊपर सिवाय इसका सेंटर ऑफ मास के, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर ही है। इसी तरह से आप इस हैमर को थ्रो करें तो इस हैमर का जो सेंटर ऑफ मास है उसके गिर्द पूरी बॉडी रोटेट करेगी। दूसरे अल्फाज में सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ रोटेट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स यहां से हम कह सकते हैं कि व्हेन a body rotates in gravity, जब ग्रेविटी में फ्री फॉल करते हुए कोई बॉडी रोटेट करे तो फिर क्या होगा? its center of mass will not rotate. इसका पूरी बॉडी रोटेट कर रही होगी लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जो रोटेट नहीं करेगा, और वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। नाउ स्टूडेंट्स ये तो होगी कुछ बातें सेंटर ऑफ मास के बारे में। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। जरा अब देखते हैं हमारे पास दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? इसको हम कहेंगे COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टूडेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पर आप किसी भी चीज को ग्रेविटी के अंदर बैलेंस कर सकते हैं सपोर्ट देकर, और हम ये भी कह सकते हैं ये वो पॉइंट है जिस पर किसी बॉडी का टोटल वेट एक्ट करता हुआ दिख रहा होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी is that point at which all weight of the body acts, के बॉडी के ऊपर बॉडी का सारा वेट उसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा होता है। इसकी खास प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इस पॉइंट पर सपोर्ट दें तो बॉडी को बैलेंस किया जा सकता है। स्टूडेंट्स ये देखिए मेरे पास ये एक रॉड है। अगर मैं देखूं इस रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या था, तो आपको याद है इसका सेंटर ऑफ मास इसका बिल्कुल सेंटर होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पर भी जितना मास राइट साइड पर भी उतना मास।
नाउ जस्ट इमेजिन करिए स्टूडेंट्स, ये तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट था, अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक करने के लिए आपने क्या करना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेक करने के लिए आपने इसको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। वो कौन सा पॉइंट है जिस पर अगर आप इसको एक उंगली पर बैलेंस करें तो रॉड दोनों तरफ नहीं गिरेगा? तो आपको मालूम है यही पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास है, इसी पॉइंट पर अगर कोई शख्स सपोर्ट करे, इसको नीचे से सपोर्ट दे, तो हमारे पास ना ये लेफ्ट को रोटेट करेगा ना ये राइट को रोटेट करेगा, बल्कि ये बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा। इसी तरह अगर मेरे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर ऑफ मास भी इसका सर्कल का सेंटर होता है, लेकिन अगर मैं इसको सपोर्ट दूं यहां पर सेंटर पर, तो फिर हमारे पास ये क्या करेगा, यहां पर बैलेंस रहेगा, और जब ये बैलेंस रहेगा तो मैं कहूंगा यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी देख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सेंटर ऑफ मास जब देखना है तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन अप्लाई करनी है कि एवरेज पोजीशन बन रही हो सारे मासेस की। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखनी है तो फिर आपने ये नहीं देखना कि एवरेज पोजीशन क्या है, तब आपने देखना है वो पॉइंट कौन सा है जहां पर सारा वेट एक्ट कर रहा है, या दूसरे अल्फाज में जहां पर मैं अगर एक सपोर्ट दूं तो मैं उसको बैलेंस कर सकता हूं। नाउ स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टी फिर क्या हुई हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, कि if support is provided at center of gravity यानी COG, अगर हम सपोर्ट दे दें ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, a body can be balanced, तो फिर हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, बैलेंस में रख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अभी तक जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, अगर आप उन एग्जांपल्स में देखें, जैसे कि ये सर्कल है, इसका सेंटर जो है वही इसका सेंटर ऑफ मास भी है, वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर हम ये रॉड देखें, इस रॉड का जो सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास है। यहां से बच्चों को एक और मिसकंसेप्शन जो है वो बना लेते हैं कि शायद सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही चीज है। नहीं स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ग्रेविटी यूनिफॉर्म हो तो फिर सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक स्केल है और इस स्केल पर दोनों तरफ ग्रेविटी एक जैसी है। अब जब दोनों तरफ ग्रेविटी एक जैसी होगी, दोनों तरफ एक जैसा पुल जो है वो लग रहा होगा, तो हम कहां पर सपोर्ट दें तो दोनों तरफ के टॉर्क्स कैंसिल हो जाएं? आपको मालूम है हम इसको बिल्कुल सेंटर में सपोर्ट दें, तो सेंटर ऑफ मास ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया स्टूडेंट्स। लेकिन जरा इमेजिन करें किसी वजह से जो इसकी राइट साइड है वहां पर ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर ऐसा हो स्टूडेंट्स कि वहां पर ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रांग हो, क्या अब आप दरमियान में जो सेंटर ऑफ मास है वहां अगर आप सपोर्ट दें तो क्या ये स्केल यहां पर बैलेंस रहेगा? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो अभी भी रोटेट कर जाएगा। अब आपको कहां पर सपोर्ट देनी पड़ेगी तब जाकर ये बैलेंस होगा? तो अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो आप कहेंगे कि सर इसको वहां पर जहां पर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है वहां करीब जाकर सपोर्ट देंगे, फिर जाकर ये बैलेंस होगा। यानी कि वही रॉड है, लेकिन क्योंकि अब ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास कोई और पॉइंट आ रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो वही होगा क्योंकि उसके लेफ्ट साइड पर जितना मास है राइट साइड पर भी उतना ही मास है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट जिसने बैलेंस करना है, अब वो सेंटर ऑफ मास पर नहीं है, वो कोई और पॉइंट है। इसका मतलब हम आम तौर पर ये कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन क्या ये बात हकीकतन दुरुस्त है? हरगिज नहीं स्टूडेंट। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी अपनी डेफिनेशन के लिहाज से देखे जाने चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक चीज नहीं है, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन अगर ग्रेविटी यूनिफॉर्म हो, जो कि आम जिंदगी में हम देखते हैं, तो जमीन के ऊपर हम ग्रेविटी यूनिफॉर्म इमेजिन करते हैं, सपोज करते हैं। इस वजह से आप देखेंगे जिस चीज को सेंटर ऑफ मास बोला उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोला होता है, लेकिन ये रूल नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स जरा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये इक्विलिब्रियम की टाइप्स क्या है और इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रोल क्या है। स्टूडेंट्स इसमें मैं बहुत सी चीजें ऐसी डिस्कस करूंगा जो आपकी बुक ने एक्सप्लेन की हुई है, और बार बार वो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास का जिक्र करेगा, लेकिन वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक्सप्लेन नहीं करा बुक में। इस वजह से मैंने आपको ये टॉपिक थोड़ा सा रिपीट करवाया, ताकि जब आप बुक की एग्जांपल्स देखें और साइड इंफॉर्मेशंस देखें, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल में भी देखें, तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पहले ही पता हो। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि इक्विलिब्रियम की क्या टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स अब जरा हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। इक्विलिब्रियम की जो पहली टाइप है स्टूडेंट, उसे बोलते हैं
कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। नाउ व्हाट इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम? एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिन करें, ये मेरे पास मेज पर टेबल पर एक बुक पड़ी है और आपको मालूम है अगर ये बुक किस तरह से पड़ी है और मैं इस बुक को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता हूं, इसके इनिशियल पोजीशन से इसको हिला दूं, जब मैं इसको छोड़ूंगा ये फौरन अपनी स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, इनिशियल पोजीशन की तरफ भागेगी और फिर से उसी तरह से हमारे पास मेज के ऊपर पड़ी रहेगी जिस तरह से ये पहले पड़ी थी। यानी कि ये जो इसका इक्विलिब्रियम है, ये ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें अगर मैं इसको हिलाऊं तो ये वापस अपनी असल पोजीशन में आ जाती है। इसे हम बोलते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? व्हेन बॉडी tends to return to its initial position, जब बॉडी वापस अपनी असल हालत में आने की, इनिशियल पोजीशन पे आने की कोशिश करे, टेंड्स टू, कोशिश करे, तो फिर हम कहेंगे कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी किसकी? बुक की। नाउ स्टूडेंट्स इसके अलावा भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। जस्ट इमेजिन करें ये मेरे पास एक कोन है, ये कोन इस तरह से पड़ी है। अब इस कोन में अगर आप देखें तो हमारे पास जैसे मैं इसको मूव करूंगा ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये भी कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। नाउ जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट्स मेरे पास एक बॉल है, अगर मैं इसको मूव करूं तो ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ आएगी और थोड़ी देर बाद फिर से इसकी वही पोजीशन हो जाएगी। यानी कि ये जो इक्विलिब्रियम था ये भी कौन सा इक्विलिब्रियम था? स्टेबल इक्विलिब्रियम था। नाउ स्टूडेंट्स ये तो होगी कुछ एग्जांपल्स स्टेबल इक्विलिब्रियम की, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी क्या चाह रही है आप लोगों ने नोट किया? पहला पॉइंट जरा देखते हैं। अगर आप इन तीनों एग्जांपल्स को देखो, आपने बुक को मूव किया, ये बुक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, जब आपने बुक को मूव किया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर हो गया। नंबर 2, जब आपने जो कोन थी उसको मूव किया उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर हो गया, और जब आपने इस बॉल को मूव किया तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो और आप उसको डिस्टर्ब करें तो एक्चुअली आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर देते हैं? ज्यादा कर देते हैं। और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप ज्यादा कर देते हैं इसका मतलब उस पोजीशन में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर था। नाउ स्टूडेंट्स तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर आप चीज को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई कर रहे हैं। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई करेंगे तो आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये दो बातें याद रखिएगा, जब भी कोई चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम में और आप उसको छेड़ें तो आप दो काम करते हैं, आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई कर देते हैं, आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देते हैं। और उस चीज ने इसको रिएक्ट कैसे किया? वो चीजें फौरन से वापस अपनी जगह पर आ गई। यानी कि स्टूडेंट यहां से एक बात का अंदाजा लगा सकते हैं हम, और वो क्या? वो ये कि चीजें नहीं चाहती कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा किया जाए, बल्कि चीजें चाहती हैं कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रखा जाए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या चाहते हैं? कि अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो? नीचे हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी लोअर्ड। किस लिए? फॉर स्टेबिलिटी। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा उतना वो चीज स्टेबल फील करेगी, और जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा होगा उतना वो अनस्टेबल होगी। एग्जांपल से देखते हैं जरा स्टूडेंट्स इमेजिन करें ये बच्चा जो है ये हमारे पास एक बस में खड़ा हुआ है। अब बस क्योंकि रोड पर चल रही है तो बस में थोड़ा सा जर्क होगा। हमारे पास अगर रोड बहुत ज्यादा बम्पी हो, बहुत ज्यादा वहां पर खड्डे हो रोड पे, तो फिर बस बहुत ज्यादा हिलेगी। अब आप अगर होते इसकी जगह तो आप क्या करते? आप फौरन ही टांगे थोड़ी सी खोलकर खड़े होते, क्योंकि आपको लगता है कि इस तरह से आपके गिरने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन आपको ये कैसे पता चला? फिजिक्स हमें आज बताती है, उसकी एक वजह है। जब आप इस तरह से खड़े थे टांगे जोड़कर तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज करें ये है, जैसे ही आप टांगे खोलकर खड़े होंगे तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे आया। और अभी मैंने आपको बताया कि चीजें क्या चाहती हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे करना चाहती हैं ताकि वो क्या कर सकें? स्टेबिलिटी अचीव कर सकें। तो आप देखेंगे
कि जब भी आप किसी चीज को छेड़ेंगे, अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो क्या करने की कोशिश करेगा कि लोअर्ड करने की कोशिश करेगा। और ये दुनिया की हर चीज जो है, हर ऑब्जेक्ट है, उसकी टेंडेंसी है। नाउ स्टूडेंट, एक और एग्जांपल जरा देखते हैं जहां पर हम चाहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे रखें। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि रेसिंग कार्स का जो निचला हिस्सा होता है, जो उनकी बेस होती है, उसको बहुत ज्यादा हैवी बनाया जाता है, क्योंकि जब किसी चीज का जो निचला हिस्सा है वो हैवी हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उतना ही नीचे होता है। नाउ स्टूडेंट्स, एक और बात, ये एग्जांपल आपकी बुक ने दी हुई है, एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें एक सर्कस में एक जो है हमारे पास दो लोग हैं वो इस तरह से मौजूद हैं, और ऊपर ये एक छोटे से रस्सी पर जो है वो साइकिल चला रहे, नहीं गिरती। उसकी वजह क्या है वो पूछता है, तो बुक पूछती है कि ये ऐसा क्यों है, इनके पास स्टेबिलिटी क्यों है। उसकी वजह ये है कि ये जो दोनों लोग मौजूद हैं नीचे, इन लोगों का वजन बहुत ज्यादा है, और मैंने अभी बताया जितना वेट नीचे होगा उतना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से ये शख्स जो है वो साइकिल वाला नहीं गिरता। लेकिन अगर मैं ये दोनों लोग रिमूव कर दूं और अब आप देखेंगे कि इसका बहुत ज्यादा वेट नीचे नहीं है, इसमें इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो अब इसके गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम नीचे रखना चाहते हैं, लेकिन आप पूछेंगे कि सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों नीचे रखना चाहते हैं। वो तो मान लिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रखने से स्टेबिलिटी तो आ रही है, लेकिन उसकी वजह क्या है, अब वो जरा देखते हैं। पहले मैं एक बात लिख लूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे रखने का एक तरीका क्या है, या स्टेबिलिटी लाने का एक तरीका क्या है, यूं कह देता हूं। तो फॉर स्टेबिलिटी पहला काम हम क्या करेंगे, हैवी बेस यूज करेंगे। वो जो भी गाड़ी है उसको नीचे से भारी रखेंगे, क्योंकि अगर वो बेस ज्यादा हैवी होगी तो ज्यादा मैस नीचे होगा, ज्यादा मैस नीचे होगा, सेंटर ऑफ मैस नीचे, क्योंकि सेंटर ऑफ मैस क्या होता था, याद है आप लोगों को, कि सेंटर ऑफ मैस जो है वो शिफ्ट हो जाता है किसकी तरफ, हैवी मैस की तरफ। ठीक है, सेंटर ऑफ मैस जो है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स मैसिव बॉडी। तो जितना हैवी बेस होगी उतना सेंटर ऑफ मैस नीचे आएगा, सेंटर ऑफ मैस नीचे आएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा तो स्टेबिलिटी आएगी। दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, वी कैन यूज अ लार्ज बेस एरिया। हम जो चीज यूज कर रहे हैं उसकी बेस ज्यादा बड़ी हो। स्टूडेंट्स, आपने ये सोचा होगा कि ये बुक जो मैंने जब हिलाई है, इसको क्या जितना मर्जी मैं उसको मूव कर सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको इतना मूव करूं ये वापस आ जाएगी छोड़ने पर, अगर ज्यादा मूव करूं तो भी वापस आ जाएगी, लेकिन अगर एक हद से ज्यादा मूव कर दूं तो फिर ये वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आएगी। वो क्या लिमिट है, ये कब तक अपनी इनिशियल पोजीशन में आने की सलाहियत रखती है? तो स्टूडेंट्स, उसकी वजह है, उसकी जो रीजन है वो ये है कि जब तक इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी बेस में से गुजरेगा तब तक हम कहेंगे कि ये वापस अपनी जगह पर आएगी। नाउ स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये बेस है नीचे जो बन रही है, और ये उसमें से जब तक पास करिए जब तक वो वापस आई है। जैसे ही आपने बुक को इतना ज्यादा टिल्ट कर दिया कि अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बेस में से पास नहीं करेगी, तो फिर हम कहेंगे कि अब ये जो चीज है ये वापस अपनी जगह पर नहीं आएगी। इस वजह से हम जितनी बड़ी बेस जो है लगाएंगे उतना हमारे पास उस चीज के स्टेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब हम चाहेंगे कि स्टेबिलिटी के लिए एक तो हैवी बेस होनी चाहिए और एक लार्ज बेस एरिया होना चाहिए। क्यों लार्ज बेस एरिया होना चाहिए? ताकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी जो लाइन है इट पासेस थ्रू बेस, और जब तक किसी चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है उसे ग्रेविटी लाइन बोलते हैं, वो बेस में से पास करती रहे तब तक वो चीज स्टेबल है। स्टूडेंट्स, अब जरा देखते हैं कुछ बुक की एग्जांपल। ये सारी बातें समझेंगे तो आपको बुक की एग्जांपल समझ में आएगी, इसलिए ये सारी एग्जांपल्स दी। अब जरा देखते हैं बुक की एक एग्जांपल। जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट्स, अगर आप कभी एक जो है वो टांग पर खड़े होने को आपको कोई बोले, आप एक टांग पर खड़े इस तरह नहीं हो सकते कि आप वहीं खड़े खड़े एक टांग ऊपर कर लें, आप गिर जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि एक टांग पर खड़े हो जाएं तो आप अपने आप को थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करके फिर उस टांग पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा आपने क्या किया जो अब आप खड़े होकर पहले नहीं। स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारी बेस है जब हम खड़े होते हैं। अगर आप इस तरह से खड़े हुए हैं और आप टांग हटाएंगे, आपकी बेस अब एक पांव की बेस हो जाएगी और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बेस में से नहीं पास कर रहा, इस वजह से आप गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे मूव करें
और इस तरह से एडजस्ट करें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब उस एक पांव में से गुजरे, तो फिर आप एक पांव पर भी खड़े हो सकते हैं। आपकी बुक कहती है, जस्ट इमेजिन करें अगर एक शख्स एक दरवाजे के साथ खड़ा हुआ है, अगर वो एक दरवाजे के साथ खड़ा हुआ है तो दरवाजे के साथ खड़े होने पर क्या वो अपनी एक साइड दरवाजे से लगी रहे और वो एक टांग पर खड़ा हो सकता है, एक टांग उठा सकता है? तो अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर एक तरफ दरवाजा है, अब क्योंकि वो दरवाजे के साथ खड़ा है वो मूव तो कर नहीं सकता, जब वो मूव नहीं कर सकता तो हमारे पास अगर वो एक टांग उठाएगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी दूसरी टांग में से पास नहीं करेगा, यानी कि बेस में से पास नहीं करेगा, तो उसको गिरना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, एक और बिल्कुल इसी तरह से एग्जांपल है कि क्या कोई शख्स अपनी नाक को दीवार के साथ लगाए और अपनी नाक को दीवार के साथ लगाकर अपने पंजों पर खड़ा हो सकता है, पांव के बिल्कुल फिंगर्स पर खड़ा हो सकता है? तो जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर दीवार ना हो और ये शख्स इस तरह से मौजूद हो, तो आपको मालूम है, आप लोगों ने भी किया होगा अक्सर, आप अपने बिल्कुल पांव की उंगलियों पर खड़ा हो जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब आप पांव की उंगलियों पर खड़े होंगे तो आपकी जो बेस है वो सिर्फ पांव की उंगली है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को उसमें से गुजारने के लिए आपको थोड़ा सा आगे होना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप खड़े हो सकेंगे इस तरह से, लेकिन जस्ट इमेजिन करें अगर आप ऑलरेडी आपकी जो नाक है वो दीवार से टच हो रही है, इस सूरत में अगर आप ऊपर होने की कोशिश करेंगे तो आप क्योंकि आगे तो हो नहीं सकते, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट से गुजरेगा जहां पर सपोर्ट नहीं है, जहां पर बेस नहीं है, और इस वजह से आप लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये वो बुक की एग्जांपल्स हैं जो आपको तभी समझ आ सकती हैं जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी को समझ सकें, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल्स दी। नाउ स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम की दूसरी टाइप। इक्विलिब्रियम की दूसरी टाइप क्या है? उसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ स्टूडेंट्स, जरा देखते हैं ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे कि हमने बताया, स्टेबल क्या होता है, अगर बॉडी वापस आने की कोशिश करे, तो फिर अनस्टेबल क्या होगा, जब बॉडी में when the body does not tends to return back, जब बॉडी अपनी असल जगह पर वापस ना आए, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम था, ये हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स ये देखिए, हमारे पास एग्जैक्ट वही एग्जांपल्स मैं देता हूं, ये हमारे पास एक बुक है, लेकिन ये बुक किस तरह से पड़ी हुई है। अब जरा देखें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे ही आप इसको मूव करेंगे हमारे पास ये बुक जो है वो नीचे गिरेगी, वापस उस जगह पर नहीं जाएगी। स्टूडेंट्स, ये कोन इमेजिन करें, अगर ये कोन इस तरह से पड़ी हुई है और आप इसको मूव करें, जब आप इसको मूव करेंगे ये वापस अपनी जगह पर नहीं जाएगी बल्कि नीचे गिर जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारे पास ये दोनों एग्जांपल्स में बॉडी वापस नहीं गई। एक और एग्जांपल जो मैंने स्टेबल में दी थी उसको भी देखते हैं। इमेजिन करें मेरे पास ये एक बॉल है और ये बॉल जो है वो इस तरह की एक बुलंद जगह पर मौजूद है, अगर मैं इसको इसकी जगह से थोड़ा सा भी हिलाऊं तो आप देखेंगे ये वापस अपनी जगह पर नहीं जाएगी। तो आपने देखा कि हमारे पास बॉडी ना सिर्फ अपनी जगह पर वापस नहीं गई बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर गई। ये हमारे पास एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। नोट करने वाली बात क्या है इन तीनों में, अगर आप देखें इन तीनों में जब आपने इनको मूव किया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव करने से पहले देख लें तीनों का, और जैसे ही आपने तीनों को डिस्टर्ब किया तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले के मुकाबले में नीचे आ गया। इसका मतलब जब आप कोई चीज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में और आप उसको मूव करें तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका तो ऊपर चला जाता ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी गेट्स लोअर्ड, नीचे आ जाता है। और दूसरी बात हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हुई थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारे पास इक्विलिब्रियम की टाइप है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नाउ स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है जरा देखते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जिसमें बॉडी ना वापस आना चाहती है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहती है, इसे हम बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में याद रखिएगा बॉडी नीदर रिटर्न बैक, ना ही बॉडी वापस आती है नॉर
इट मूव्स अपार्ट, और ना ही वो मजीद आगे जाती है, बल्कि जब आप इसकी जगह चेंज करेंगे तो वो अपनी अगली जगह पर ऐसे ही मौजूद रहेगी। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये हमारे पास वही बुक है, अब मैं इस बुक को इस तरह से आगे ले जाता हूं, ये इसकी नई पोजीशन है स्टूडेंट्स। क्या ये अब अपनी पोजीशन वापस आएगी? नहीं। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। क्या ये इस पोजीशन से आगे चली जाएगी? नहीं। इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी नहीं है, बल्कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। बिल्कुल इसी तरह से अगर इस कोन को मैं इस तरह से मूव करूं तो आप देखेंगे जहां पर भी मूव करके छोड़ दूंगा वो वहीं पर पड़ी रहेगी, यानी कि ना ये स्टेबल है ना ये अनस्टेबल है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर ये बॉल एक प्लेन सरफेस के ऊपर है और मैं इस बॉल को आगे लेकर जाऊं और छोड़ूं तो ना ये वापस आएगी, इट्स नॉट अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ना ये आगे को जाएगी, ना ही हम कहेंगे कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, बल्कि हम कहेंगे ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। नोट करने वाली बात क्या स्टूडेंट, इन तीनों चीजों को जब आपने मूव किया, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना ही नीचे हुआ ना ही ऊपर हुआ, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द सेम हाइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट सेम हाइट। और दूसरी बात, जब आप इनको मूव करेंगे आपने इनकी पोटेंशियल एनर्जी ना कम की ना ज्यादा की, इसका मतलब ये एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपको जरा आइडिया होगा कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। अब आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी कार्स हैं और बाइक्स हैं, उन सब चीजों को गौर से देखें और उन चीजों को गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि उनके डिजाइन ऐसे ही नहीं आगे। नाउ स्टूडेंट्स, एक आखिरी बात, आप लोगों ने देखा कि अगर मेरे पास एक चीज इस तरह से मौजूद है और मैं उसको छोड़ूंगा तो आपको मालूम है वो क्या करेगी, वो गिर जाएगी, यानी कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा अगर यही चीज घूम रही हो, जैसे टॉप होता है, तो हमारे पास ये चीज जो है वो फिर अपनी जगह पर एग्जैक्ट वैसे ही रहती है। इसका मतलब रोटेशन में स्टेबिलिटी का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।